क्रैक एग्जाम स्किल के माध्यम से क्रैक एग्जाम स्किल के माध्यम से समसामयिक घटना चक्र देखेंगे। घटना चक्र साप्ताहिक का, वो भी अक्टूबर का तीसरा भी अक्टूबर का तीसरा सप्ताह। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य स्तरीय बाजार कार्यशाला का आयोजन कब किया गया? राज्य स्तरीय बाजार कार्यशाला का आयोजन कब किया गया? उत्तर है 27 से 29 अक्टूबर 2023 को। राज्य स्तरीय बाजार कार्यशाला का नाम क्या? सृजन महोत्सव नाम दिया गया था। इसका आयोजन लखनऊ में किया गया। राज्य स्तरीय बाजार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को किस रूप में अधिसूचित किया है? तो बाजार का वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन के द्वारा 2023 को बाजार का वर्ष के रूप में अधिसूचित किया गया है। भारत सरकार ने किस वर्ष बाजार को पोषक अनाज के रूप में अधिसूचित किया? तो 2018 में बाजार को पोषक अनाज के रूप में अधिसूचित किया 2018 में। विश्व में बाजार का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। बाजार का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। भारत का सबसे बड़ा बाजार उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। और बाजार कार्यशाला, राज्य स्तरीय बाजार कार्यशाला 27 से 29 अक्टूबर 2023 को आयोजित किया गया लखनऊ में। किस स्थान पर भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन किया गया? भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया? वो है नई दिल्ली में। कब? तो 21 से 22 अक्टूबर 21 और 22 अक्टूबर 2023 को किया गया। कहा? तो नई दिल्ली में। सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ठीक है। इस महोत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो सैन्य विरासत महोत्सव का आरंभ किसके द्वारा किया गया? राजनाथ सिंह के द्वारा। इस महोत्सव के दौरान शुरू किया गया प्रोजेक्ट उद्धव क्या है? सैन्य विरासत महोत्सव के दौरान शुरू किया गया प्रोजेक्ट उद्धव क्या है? तो प्रोजेक्ट उद्धव जो है वो आपका भारत के प्राचीन सैन्य विचारों को जानने का प्रयास है। प्रोजेक्ट उद्धव क्या है? प्रोजेक्ट उद्धव क्या है? तो वो सैन्य विचारों को जानने का प्रयास है। प्रोजेक्ट उद्धव कब शुरू किया गया? तो 21-22 अक्टूबर 2023 को। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का सबसे बड़ा कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति बंधन कार्यक्रम क्या है? तो कन्या पूजन कार्यक्रम है। और ये किस जिले में शुरू किया गया? तो गोंडा में। और ये किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। चक्रवात हार्मोन का निर्माण किस महासागर में हुआ? चक्रवात हार्मोन का निर्माण किस महासागर में हुआ? तो बंगाल की खाड़ी में। हार्मोन चक्रवात बंगाल की खाड़ी में हुआ निर्मित। ठीक है। इस चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? ईरान के द्वारा। हार्मोन चक्रवात का नामकरण किसने किया? तो ईरान के द्वारा। चक्रवात के बारे में, नामकरण के बारे में एक चीज जानिए कि जिस क्षेत्र में उत्पन्न होता है, मान लिया इस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ चक्रवात, तो इसके चारों तरफ जो देश होंगे उनको बारी बारी से नामकरण करने का अवसर दिया जाता है। ठीक है। तो चक्रवात हार्मोन का नामकरण किसने किया? ईरान में। और हार्मोन का कहाँ उत्पन्न हुआ? बंगाल की खाड़ी में। इफ्को के नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? इफ्को के नैनो डीएपी प्लांट कलोल, गांधीनगर, गुजरात में। इफ्को के नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा। किसको बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो उधमपुर सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का पुरस्कार प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के किस जिले में पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया गया? मिशन शक्ति कैफे गोंडा जिले में। मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किसने किया? तो योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया? सावरिया सेठ मंदिर। चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस मंदिर का दौरा किया? तो सावरिया सेठ मंदिर का दौरा किया। छत्तीसगढ़ की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी बस्तर किस मंदिर में गए? प्रधानमंत्री मोदी बस्तर किस मंदिर में गए? मां दंतेश्वरी मंदिर में।
बस्तर के किस मंदिर में गए? तो दंतेश्वरी मंदिर में। अक्टूबर 2023 में चर्चा में रहा कांवर झील या कंबर ताल कहाँ स्थित है? तो कांवर झील या कंबर ताल बेगूसराय बिहार में स्थित है। कांवर झील किस प्रकार के पानी की एक प्राकृतिक आर्द्रभूमि है? तो कांवर झील मीठे पानी की एक आर्द्रभूमि है जो कि प्राकृतिक है। यह कैसी झील है? कांवर झील कैसी झील है? तो कांवर झील एक गोखुर झील है। गो इसे रामसर आर्द्रभूमि कब घोषित किया गया? तो वर्ष 2020 में। कांवर झील को रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है, वो कब? 2020 में। अक्टूबर 2023 में निर्माणाधीन बिंझिंग अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह ने पहले जहाज का स्वागत किया। यह बंदरगाह कहाँ है? केरल में। तो बिंझिम बिंझिजम बिंझिजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ है? केरल में। बिंझिजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ है? केरल में। ठीक है, आगे है कि शक्ति बंधन जो योजना है उत्तर प्रदेश में गोंडा जिला में शुरू हुआ। कितनी लड़कियों ने भाग लिया था? इसमें 11,000 से अधिक लड़कियों ने भाग लिया। किस राज्य ने नंद गौरा योजना पोर्टल लॉन्च किया है? नंद गौरा योजना पोर्टल उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। और नंद गौरा योजना पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो लिंग अनुपात और लड़कियों की शिक्षा में सुधार करना। नंद गौरा योजना पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो लिंग सुधार और लिंग अनुपात और लड़कियों की शिक्षा में सुधार करना है। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसके द्वारा विकसित किया गया? विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश सीबीएसई के द्वारा लॉन्च किया गया। सीबीएसई का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तेज चक्रवात का निर्माण किस महासागर में हुआ? अरब महासागर में। तेज चक्रवात का निर्माण अरब महासागर में हुआ है। अब देखिए बिंझिजम बंदरगाह को किस मॉडल के तहत बनाया गया? सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत बनाया गया है बिंझिजम बंदरगाह को। चलिए अगला प्रश्न, अगला देखते हैं हम लोग। बिंझिजम का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य कब तक है? 2024। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी योजना के तहत आधार कार्ड के तरह प्रत्येक स्कूली छात्र छात्रा का कौन सा कार्ड बनाया जाएगा? वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के तहत आधार कार्ड के तरह कौन सा कार्ड बनाया जाएगा? तो अपार आईडी कार्ड बनाया जाएगा। अपार आईडी कार्ड प्रत्येक स्टूडेंट को मिलेगा जो कहीं भी पूरे देश में वैलिड होगा, पूरा देश में वैलिड होगा अपार। ठीक है, और इसका खासियत क्या है? ये जब तक आप पढ़ेगा तब तक आपको वैलिड होगा। जैसे आधार कार्ड है आपका जन्म से लेकर के मृत्यु तक जब बनता है उसके बाद से तब तक मृत्यु तक आपका वैलिड है, तो मृत्यु के बाद भी आपका वही पहचान पत्र रहेगा। तो आपका मृत्यु के बाद कहने का मतलब ये है कि आप मर भी गए तो आपको यहाँ जानने वाले जो लोग बचेंगे वो आधार कार्ड के नाम से ही, आधार कार्ड से वेरीफाई करेंगे। उसी तरह से अपार आईडी कार्ड में कितने अंक होंगे? तो 12। अपार का पूर्ण रूप है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ स्थित है? आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला थाना भोपाल मध्य प्रदेश में है। इस थाने को किस आईएसओ प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया? तो भोपाल मध्य प्रदेश का महिला थाना जो है उसे कौन सा आईएसओ प्रमाण पत्र दिया गया? तो आईएसओ प्रमाण पत्र दिया गया वो 9001 अनुपात 2015। यह प्रमाण पत्र किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के द्वारा। महिला थाना को जो भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित भारत का पहला महिला थाना है जिसे आईएसओ प्रमाण पत्र दिया गया, यह अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के द्वारा दिया गया। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की स्थापना आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ? तो 1947 में हुआ था। किस जगह रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब का उद्घाटन किया गया? गोरखपुर। किस जगह रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब का उद्घाटन किया गया? तो वो गोरखपुर में। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब का उद्घाटन किसने किया? एस कृष्णन, सचिव इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया गया।
रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? तो फ्यूचर स्किल प्राइम प्रोजेक्ट के द्वारा। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आरपीए आरपीए का उद्घाटन या निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? तो फ्यूचर स्किल प्राइम प्रोजेक्ट के द्वारा। एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस एटीपीएल एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस और कमर्शियल पायलट लाइसेंस सीपीएल की नई वैधता क्या है? तो 10 साल। एटीपीएल और सीपीएल का नई वैधता क्या है? तो 10 साल के लिए वैलिड होते हैं। उपयुक्त परिवर्तन के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार के कितने नियमों में संशोधन किया गया? तो किन नियमों में संशोधन किया गया? तो विमानन नियम 1937 में। किस राज्य ने लंबे समय तक यात्रा करने वाले रैप्टर अमूर फाल्कन की जनगणना कराने की घोषणा किया? तो मणिपुर ने। अमूर फाल्कन जो रैप्टर है उसके जनगणना कराने की घोषणा किया है, वो कौन सा राज्य है? तो मणिपुर के द्वारा जनगणना कराने की घोषणा किया गया। यह सर्वेक्षण किस जिले में किया जाएगा? तामेंगलोंग में। अमूर फाल्कन को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से मणिपुर और नागालैंड में पाई जाती है? अखुई पुइना। अखुई पुइना अमूर फाल्कन को स्थानीय नाम है और यह मणिपुर और नागालैंड में पाया जाता है और तामेंगलोंग जिले में इसका जनगणना शुरू होगा। अमूर फाल्कन का प्रजनन स्थल कहाँ है? तो दक्षिण पूर्वी साइबेरिया और उत्तरी चीन में। अमूर फाल्कन का प्रजनन स्थल दक्षिण पूर्वी साइबेरिया और उत्तरी चीन में। भारत में इस पक्षी को किस अधिनियम के तहत संरक्षण प्रदान है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अमूर फाल्कन को संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है। अमूर फाल्कन जो आईयूसीएन ने इनको किस श्रेणी में रखा है? अमूर फाल्कन को तो कम चिंताग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। ओडिशा सरकार ने अपने स्तर पर किस टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना शुरू की है? तो ओडिशा सरकार ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में बाघों की जनगणना शुरू किया गया है। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? ओडिशा में। इस टाइगर रिजर्व का नाम किस ब्रिज के नाम पर रखा गया? सेमल के ब्रिज के नाम पर। सेमल का एक ब्रिज है जो कि उड़ीसा में पाया जाता है, उसी के नाम पे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का नाम रखा गया। टाइगर रिजर्व में कौन से प्रमुख जलप्रपात मौजूद हैं? तो जोरांडा और बरेही पानी और जोरांडा जो है जलप्रपात, जोरांडा और बरेही पानी जलप्रपात सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में स्थित है। यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में इसे कब शामिल किया गया? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व 2009 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में सम्मिलित हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई। देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिड एक्स क्षेत्रीय रेल सेवा, सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिड एक्स को क्या नाम दिया गया? नमो भारत। रैपिड एक्स को क्या नाम दिया गया? नमो भारत। देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिड एक्स का उद्घाटन साहिबाबाद उत्तर प्रदेश में 20 अक्टूबर 2023 को किया गया। उद्घाटित भाग की लंबाई कितनी है? तो 17 किलोमीटर। उद्घाटित भाग को किन स्टेशनों के मध्य संचालित किया जाएगा? तो साहिबाबाद और दुहाई के मध्य में सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलेगा। इसका नाम नमो भारत रखा गया। ठीक है। इस रेल सेवा का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। उद्घाटित भाग किस आरआरटीएस कॉरिडोर से संबंधित है? दिल्ली गाजियाबाद मेरठ। दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ में सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिड एक्स का संचालन होगा। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर की लंबाई 82 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के किस विकास के लिए कुल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए कुल कितने आरआरटीएस कॉरिडोर की पहचान की गई? तो 8। पहले चरण में कितने आरआरटीएस कॉरिडोर का विकास किया जाएगा? तो 3। पहले चरण में 3 आरआरटीएस कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, दिल्ली गुरुग्राम एसएलबी अलवर, दिल्ली पानीपत, ये 3 क्षेत्र हैं जिनका पहले चरण में आरआरटीएस कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया था?
अटारी वाघा सीमा में। इसकी ऊंचाई जो है 418 फीट थी और यह फहराया गया किसके द्वारा? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा। देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? अटारी वाघा सीमा में 19 अक्टूबर 2023 को। और 418 फीट ये जो है राष्ट्रीय ध्वज की ऊंचाई थी और नितिन गडकरी के द्वारा फहराया गया। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र टू राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो। ऑपरेशन चक्र 2 राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 जो है सीबीआई के द्वारा शुरू किया गया। ये 19 अक्टूबर 2023 को शुरू किया गया था। अब आगे देखते हैं, राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 अभियान किसके खिलाफ प्रारंभ किया गया? तो संगठित साइबर अपराध के लिए। संगठित साइबर अपराध के लिए ऑपरेशन चक्र 2 ऑपरेशन चक्र 2 शुरू किया गया। भारत फ्रांस सैन्य उप समिति की बैठक कब आयोजित हुई? 16 से 17 अक्टूबर 2023 को। भारत फ्रांस सैन्य उप समिति की बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में। और इसका कौन सा संस्करण था उप समिति का? भारत फ्रांस सैन्य उप समिति का कौन सा संस्करण? 21वां संस्करण का बैठक नई दिल्ली में 16 से 17 अक्टूबर 2023 को हुई थी। केंद्र सरकार के राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता कितना कर दिया गया? 46%। इसके पहला दर 46% होने से पहले कितना था? तो 42%। ये 4% की बढ़ोतरी की गई और यह 1 जुलाई 2023 से दिया जाएगा। औद्योगिक प्रदूषण विरोधी अभियान की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया? औद्योगिक प्रदूषण विरोधी अभियान घोषणा दिल्ली सरकार ने 20 अक्टूबर 2023 को किया। यह कब से कब तक चलेगा? तो 20 अक्टूबर 2023 से 20 नवंबर 2023 तक। औद्योगिक प्रदूषण विरोधी अभियान 20 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर 2023 तक चलेगी। भारत के किस संस्था को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त है? सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI को संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में। ICAI की स्थापना कब हुआ? 1949 में ICAI का स्थापना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का स्थापना 1949 में हुआ। ICAI का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय सुरक्षा गारद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का 39वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 16 अक्टूबर 2023 को। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का स्थापना 16 अक्टूबर 2023 को हुआ। और NSG की स्थापना कब हुआ था? तो 1984 में। NSG का 39वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर 2023 को। और यह स्थापित कब हुआ? तो 1984 में। औपचारिक रूप से इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। इसकी स्थापना 1984 में हुआ, लेकिन औपचारिक रूप से स्थापना 1986 में हुआ। NSG का आदर्श वाक्य क्या है? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। NSG का आदर्श वाक्य क्या है? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। NSG किस मंत्रालय के अधीन आता है? गृह मंत्रालय के अधीन। वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है? M.A. गणपति। M.A. गणपति NSG के महानिदेशक है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया? तो गांधीनगर गुजरात में सामऊ शहीद स्मारक का उद्घाटन किया गांधीनगर गुजरात में। यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है? तो 1857 से रिलेटेड है। सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय 1857 से संबंधित है। यह गुजरात के गांधीनगर में उद्घाटन किया गया अमित शाह के द्वारा। अपने उत्तराखंड दौरे पर PM मोदी ने भारत नेपाल सीमा पर स्थित किस गांव का दौरा किया? गुंजी का दौरा किया। ठीक है। भारतीय प्रशासन के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर स्थित कौन से 3 क्षेत्र दोनों देशों के आधिकारिक मानचित्रों में शामिल है? तो काला पानी भारत में भी है और नेपाल में भी है। लिम्पियाधुरा, लिपू लेक। काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपू लेक, ये तीनों ही क्षेत्र जो है भारत के मानचित्र में है और नेपाल के मानचित्र में भी है।
हार्टलैंड त्रिपुरा नामक परियोजना का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? हार्टलैंड त्रिपुरा राजीव चंद्रशेखर द्वारा, ये राज्य मंत्री हैं। इस कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? हार्टलैंड त्रिपुरा कार्यक्रम का शुभारंभ अगरतला अगरतला त्रिपुरा में किया गया। हार्टलैंड त्रिपुरा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया डेलाइट व राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा। हार्टलैंड त्रिपुरा किस प्रकार का कार्यक्रम है? कौशल विकास कार्यक्रम है। किस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी लोगों की पहचान के लिए एक पैनल गठित किया? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे विदेशी लोगों की पहचान के लिए एक पैनल का गठन किया है। इस पैनल में 6 सदस्य होंगे और इसका नेतृत्व आर.के. गोयल के द्वारा किया जाएगा। यह पैनल कब से प्रदेश में रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान करेगा? तो 1 जनवरी 2011 से। किस राज्य सरकार ने विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने विशेष बाघ संरक्षण बल का गठन के लिए मंजूरी दिया है। इसका गठन राज्य के किन बाघ अभ्यारण्यों में किया जाएगा? तो नामदफा, पक्के, कामलांग टाइगर रिजर्व। किस राज्य द्वारा लोकेशन एक्सेसिबिलिटी मल्टी मॉडल इनिशिएटिव योजना शुरू की गई? ओडिशा के द्वारा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायतों से राज्य की राजधानी तक बस सेवा। एक्सेसिबिलिटी लोकेशन एक्सेसिबिलिटी मल्टी मॉडल इनिशिएटिव का उद्देश्य ग्राम पंचायतों से राज्य सरकार की राजधानी तक ग्राम पंचायतों से राज्य की राजधानी तक बस सेवा। किस रेजिमेंट को प्रेसिडेंट्स क्लर्क पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को प्रेसिडेंट्स क्लर्क पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे द्वारा प्रदान किया गया। और कहां प्रदान किया गया? तो कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर, रानीखेत, उत्तराखंड में प्रदान किया गया। स्वस्थ त्योहार अभियान किस राज्य में प्रारंभ किया गया? उत्तर प्रदेश। स्वच्छ त्योहार और स्वस्थ त्योहार उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। ठीक है। स्वच्छ त्योहार और स्वस्थ त्योहार अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मंदिर परिसर और उसके आसपास के क्षेत्रों को साफ रखना। किस राज्य में कटी बिहू त्योहार मनाया जाता है? कटी बिहू असम में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्थापित करने के लिए ओबडू समूह बुलंदशहर के द्वारा समझौता किया। पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये क्लिनिक लखनऊ और बुलंदशहर में शुरू होगा। लखनऊ और बुलंदशहर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू होगा। और इन दोनों जिलों में कुल कितने क्लिनिक स्थापित होंगे? तो 20 डिजिटल डॉक्टर 20 क्लिनिक लखनऊ और बुलंदशहर में स्थापित होंगे और यह ओबडू समूह बुलंदशहर के द्वारा शुरू किया गया है। महाराष्ट्र में कितने प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया गया? प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया गया 511। महाराष्ट्र के कितने ग्रामीण जिलों में किया जाएगा? 34 जिलों में। इन केंद्रों का शुभारंभ नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के चौथे चरण का किसने किया? योगी आदित्यनाथ ने। मिशन शक्ति अभियान का आरंभ अक्टूबर 2020 में किया गया था। पीएम गति शक्ति का सार संग्रह किसने जारी किया? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। गति शक्ति का सार संग्रह पीयूष गोयल के द्वारा जारी किया गया। इस योजना को कब प्रारंभ किया गया? 2021 में। गति शक्ति योजना पीएम गति शक्ति योजना 2021 में शुरू किया गया। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम लागू होने की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 18वीं वर्षगांठ। यह वर्षगांठ किसके द्वारा मनाया गया? तो केंद्रीय सूचना आयोग के द्वारा। आरटीआई का वर्षगांठ केंद्रीय सूचना आयोग के द्वारा मनाया गया। यह 18वीं वर्षगांठ था। 12 अक्टूबर 2023 को मनाया गया। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त मौलिक अधिकार है? तो आरटीआई 19 के एक अनुच्छेद 19 का एक के तहत मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 के एक प्रत्येक नागरिक को किसकी गारंटी देता है? तो वाक और अभिव्यक्ति की गारंटी अनुच्छेद 19 का एक देता है। केंद्रीय सूचना आयोग कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। इसे किस अधिनियम के तहत गठित किया गया? आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत। किसने अत्याधुनिक नवीनतम राष्ट्रीय सर्वेक्षण नेटवर्क लॉन्च किया है? अत्याधुनिक
नवीनतम राष्ट्रीय सर्वेक्षण नेटवर्क लॉन्च किया? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा। इसमें शामिल सतत संचालन संदर्भ स्टेशन है। यह नेटवर्क किसके द्वारा संचालित किया जाएगा? भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। भारत में कितने कोर्स स्टेशन स्थापित किए गए हैं? 1000 से अधिक। चौथा, बिहार कृषि रोड मैप है 2023 से 28। चौथा, बिहार कृषि रोड मैप 2023 से 28 किसने लॉन्च किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इस रोड मैप के लिए कितना बजट निर्धारित है? 1,62,000 करोड़ रुपया। होप इनिशिएटिव मिशन का प्रारंभ किस राज्य सरकार ने किया? पंजाब सरकार ने। होप इनिशिएटिव मिशन का उद्देश्य क्या है? पूर्णतः नशा मुक्त पंजाब। होप इनिशिएटिव मिशन का प्रारंभ पंजाब सरकार ने किया 18 अक्टूबर 2023 को। इसका उद्देश्य क्या है? तो नशा मुक्त पंजाब, पूर्णतः नशा मुक्त पंजाब। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख लाल मांडविया ने किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया? नागालैंड का। अब देखते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय घटना। 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में भारत की तरफ से किसने प्रतिभाग किया? तो भारत की तरफ से पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री हैं। इसका आयोजन कहाँ किया गया? रियाद, सऊदी अरब में। 7वें संस्करण की थीम द न्यू कंपास था। इनिशिएटिव 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का थीम क्या थी? द न्यू कंपास। इस अवसर पर किस विषय पर आधारित सम्मेलन की सह अध्यक्षता पीयूष गोयल के द्वारा किया गया? इस अवसर पर किस विषय पर आधारित सम्मेलन की सह अध्यक्षता? तो जोखिम से अवसर तक नई प्रौद्योगिकी नीति के युग में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए रणनीति का अध्यक्षता पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO की 25वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। UNWTO द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया? तो धोर्डो गांव गुजरात में है और यह सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में शामिल किया गया है। इस सूची में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में विश्व के कुल कितने गांवों को शामिल किया गया है? तो विश्व के 54 गांव है। किस देश ने गौरी नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो गौरी नामक मिसाइल का सफल परीक्षण पाकिस्तान ने किया है। इससे पूर्व पाकिस्तान ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था? अवाविल। गौरी के पहले अवाविल का परीक्षण पाकिस्तान ने किया था। विस्मटेक का अगला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? इंद्रमणि पांडे को। विस्मटेक का अगला महासचिव इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया गया है। विस्मटेक का विस्तृत रूप क्या है? वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल। विस्मटेक का फुल फॉर्म क्या है? तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन। विस्मटेक की स्थापना कब हुआ? तो बिमस्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। बिमस्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को हुआ था। अक्टूबर 2023 में जहाजों की टक्कर के कारण चर्चा में रहा स्प्रैटली द्वीप कहाँ स्थित है? स्प्रैटली द्वीप दक्षिण चीन सागर में स्थित है, जो कि जहाजों की टक्कर के लिए चर्चा में रहा था। इस द्वीप के पास किन दो देशों के जहाज टकराया था? तो चीन और फिलीपींस का जहाज आपस में टकरा गई थी। अक्टूबर 2023 में किस देश में डिप्थीरिया का संक्रमण देखा गया? गिनी में। डिप्थीरिया किसके संक्रमण से होने वाला रोग है? बैक्टीरिया से। डिप्थीरिया बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है, ये संक्रामक रोग है। यह किस बैक्टीरिया के कारण होता है? कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है। किस लैटिन अमेरिकी राष्ट्र के उपराष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया? डोमिनिकन गणराज्य ने। किस लैटिन अमेरिकी राष्ट्र के उपराष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया? तो डोमिनिकन राष्ट्र गणराज्य ने। इस देश के राष्ट्रपति कौन है? रकेल पेना रोड्रिग्स। रकेल पेना रोड्रिग्स। 2024 में भारत और डोमिनिकन गणराज्य के बीच राजनयिक संबंधों का कौन सी वर्षगांठ मनाई जाएगी? तो 25वीं वर्षगांठ। भारत और किस देश ने राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने पर एक डाक टिकट जारी किया? भारत और किस देश ने 50 संबंध पूरे राजनयिक संबंध का 50 वर्ष पूरा होने पर डाक टिकट जारी किया? वियतनाम ने।
यह डाक टिकट कहाँ जारी किया गया? हनोई, वियतनाम में। डाक टिकट संयुक्त रूप से किसके द्वारा जारी किया गया? एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री, और बुई थान सेन, वियतनाम के विदेश मंत्री। सबसे कम उम्र में इक्वेडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? इक्वेडोर का राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ ने, और इनका आयु जो है 35 वर्ष है। इन्होंने किसे पराजित किया? तो लुइजा गोंजालेज को। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री किसे चुना गया? क्रिस्टोफर लक्सन को। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को चुना गया है। किस देश ने जनमत संग्रह के जरिए विदेशी लोगों को मान्यता देने वाले संवैधानिक सुधार को अस्वीकार किया? ऑस्ट्रेलिया ने। विदेशी लोगों को मान्यता देने वाले संवैधानिक सुधार को अस्वीकार कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने। कितने प्रतिशत लोगों ने इस संवैधानिक सुधार के पक्ष में मतदान किया? तो 60% से अधिक। 18वीं भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई? हनोई, वियतनाम में। फिनलैंड के किस राष्ट्रपति का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया? मार्टी अहतिसारी को। फिनलैंड के किस पूर्व राष्ट्रपति का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया? मार्टी अहतिसारी का। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 1994 से 2000 तक का था। शांति का नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? 2008 में। मार्टी अहतिसारी को शांति का नोबेल पुरस्कार 2008 में दिया गया था। इस संस्थान ने इलेक्ट्रिक ग्रिड्स एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट 2022 जारी किया। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इलेक्ट्रिक ग्रिड्स एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक जलवायु और ऊर्जा संबंधित सभी राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु 80 मिलियन किलोमीटर विद्युत लाइनों को जोड़ने की जरूरत होगी? 2040 तक। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए की स्थापना 1974 में हुआ। आईईए अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। किस देश ने लेजर आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया? इजराइल। लेजर आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली इजराइल ने इसका परीक्षण किया है। इस रक्षा प्रणाली का नाम क्या है? तो आयरन बीम। भारत के विदेश मंत्री किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर रहे? वियतनाम के। वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया? महात्मा गांधी की प्रतिमा का। यूक्रेन में हुए किस अकाल को यूरोपीय परिषद की संसदीय सभा ने नरसंहार के रूप में मान्यता दी? होलोडोमर शहर में। 1930 के दशक में तत्कालीन यूक्रेन किसके नेतृत्व में था? जोसेफ स्टालिन। सोवियत संघ जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में था यूक्रेन। डब्ल्यूएचओ के अनुसार कौन सा देश हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन में गोल्ड टीयर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बना? मिस्र। हेपेटाइटिस बी के उन्मूलन के लिए गोल्ड टीयर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश मिस्र बना। 100% रक्त और इंजेक्शन सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाला राष्ट्र का कौन सा दर्जा दिया गया? गोल्ड टीयर। 100% रक्त और इंजेक्शन सुरक्षा सुनिश्चित करने विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले राष्ट्र को कौन सा दर्जा दिया जाता है? गोल्ड टीयर। और यह दर्जा गोल्ड टीयर मिस्र को दिया गया हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन के लिए। आसियान और पूर्व एशिया के देशों में भारतीय राजदूतों के क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आसियान और पूर्व एशिया के देशों में भारतीय राजदूतों के क्षेत्रीय सम्मेलन सिंगापुर में आयोजित किया गया है।